हाय दोस्तों, मैं ललित परियार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला में। दोस्तों, अगर आपको लगती है केमिस्ट्री टफ तो ज़रूर मेरा वीडियो देखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट केमिस्ट्री, और वो भी टॉपिक वाइज। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, जिसको हम और क्या क्या कहते हैं, इनको और हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। हिंदी में हम इसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, इसको हम आयनन विभव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इसके जो है वो नाम है। आईपी इसको शॉर्ट में हम कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को शॉर्ट में हम कहते हैं आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, इसको कई बार ऐसे आयनन विभव की जगह हिंदी में भी जो है आयनन एंथैल्पी ही लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है और इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ, यह एक मेटल है मेरे पास जिसका नाम है सोडियम। ओके, कोई भी मेटल्स जो होता है, कोई भी मेटल होता है वो हमेशा कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? कंबाइन फॉर्म में, ठीक है ना। कोई भी मेटल या जनरली हम कहते हैं कोई भी एलिमेंट सिंपल जो है फॉर्म में कभी होता नहीं है, वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है? कंबाइन फॉर्म में होता है। कभी अकेला कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन देखा जाए तो इनर्ट गैस को छोड़कर कोई भी नहीं मिलेगा। कंबाइन फॉर्म में अगर हमें ये मिलता है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कर दिया अलग अलग, यानी कौन सी फॉर्म है? यह एक सिंगल है। देखो, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट मतलब कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे हैं, और इसको हम क्या कहेंगे? एटम। सिंगल है तो सिंगल को हम क्या नाम देते हैं? एटम नाम देते हैं। ओके, तो जब भी कोई एटम सिंगल होता है तो इसको हम कहते हैं गैस। क्या बोलते हैं? गैस। अब बोलोगे सर सोडियम मेटल है, थोड़ा तो रहम करो कि इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको आप गैस बोल रहे हो। जी हाँ, कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल लिखा हुआ है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, तो हमेशा हम क्या काउंट करेंगे? गैस फॉर्म में उसको काउंट करते हैं। ओके, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये सोडियम का आउटर शेल है और इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं? बाहर निकाल दूं। अब बाहर निकाल दिया तो ये Na चेंज हो जाएगा किस में? Na प्लस में, और ये इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। ओके, अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ये होती है आयनन एंथैल्पी की कि किसी भी एलिमेंट के गैसीय स्टेट में से, कौन सी स्टेट में से? नॉट मेटेलिक या नॉट एलिमेंट, एलिमेंट से नहीं, गैस अवस्था से, गैसीय स्टेट से अगर हम इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी की क्या होगी? आवश्यकता होगी। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसके लिए मुझे ऊर्जा की क्या होगी दोस्तों? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और इसी रिक्वायर्ड एनर्जी, ऊर्जा जो आवश्यक होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम आईपी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। दोस्तों, जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये चेंज हो जाएगा Al+1 में। दूसरा और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसको हम कहते हैं Al+2। तीसरा और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसको हम कहते हैं Al+3। ओके, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट आईपी। दूसरा निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकेंड आईपी। तीसरा हम निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं
थर्ड, आईपी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होती है किसकी, थर्ड की, उसके बाद सेकंड और उसके बाद फर्स्ट। थर्ड जो होता है उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती रहेगी। ओके, तो पहले हमने देखा दोस्तों बिल्कुल एकदम बेसिक से, इतना बेसिक आप 4 किताबें ढूंढोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। मैं आपको पूरा एक कंबाइन करके मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों एक सब्सक्राइब तो और लाइक और कमेंट तो बनता ही है। ओके, एल्यूमिनियम Al+1, Al+2 और Al+3, सबसे ज़्यादा Al+3 की होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर साइज का ऑर्डर देखा जाए तो साइज सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इसकी। साइज जितनी कम होगी, अभी हम देखेंगे कि साइज का Ip से क्या रिलेशन है। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे कि जैसे मेरा ये एटम है, ओके, एटम के सबसे आउटर, अंदर वाला कुछ भी नहीं ध्यान रखना, एटम के सबसे आउटर में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा कहते हैं। ओके, सिंपल देखो इसके बारे में और कुछ। सबसे जो है पहले हम बात करते हैं ये कैसा प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे देखिए, ऊर्जा की आवश्यकता, एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा की आवश्यकता है। और जब भी आवश्यकता होती है तो प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। कैसा होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है ना। रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक एंडोथर्मिक और एक दूसरी एक्जो जो है थर्मिक। एक के अंदर हीट रिलीज होती है और एक के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये एंडोथर्मिक है, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा की क्या है, आवश्यकता। देखो एंडो है ना, END, एंड आता है एंडो, ठीक है ना। और उसमें क्या आता है, एक्सो। एंडो यानी एंटर करना। एंडो को हम कैसे याद रख सकते हैं, एंटर से। कैसे याद रखेंगे, एंटर से, एंटर करना। एंटर यानी यहाँ पे ऊर्जा अंदर आएगी, ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। उष्मा शोषी, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। जहाँ पे उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। ओके, तो पहला हमारा पॉइंट है कि ये कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, सेकंड, निकालेंगे कैसे, एनर्जी को फाइंड हम कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ओके, H जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका फोटो है, ये इसका डायग्राम। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, एक ही सेल होता है। अब मैं बोलता हूँ कि आप इसकी एनर्जी निकालिए। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बताइए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखिए फॉर्मूला E = -13.6 Z² अपॉन में N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है ना। E = -13.6 Z² अपॉन में N²। ये जनरल फार्मूला, ये फार्मूला ये बताएगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब इसके पास कितने, देखो Z क्या है इसका, Z 1, N 1। Z क्या होता है, Z परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। और सेल N किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को। तो इसके पास कितना सेल है, एक ही सेल है। तो Z और N दोनों 1 हो गए। तो E क्या आएगा, E आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आ गई दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। अब एनर्जी अगर हमारे पास आ गई तो इसमें रिक्वायर्ड कितनी, अब इसके पास है -13.6, ओके, तो रिक्वायर्ड कितनी होगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, +13 उसका साइन क्या कर देना है,
चेंज कर देना। जी हाँ, ये तो हाइड्रोजन है, किसी भी एटम का आप निकाल सकते हो, शर्त है कि आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। और सेल और एटॉमिक नंबर के बारे में पिछले वाले वीडियो में हम काफ़ी सारा जो है क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार आए तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो Z=1 और N=1 करते हैं तो -13.6 आंसर आता है। इसका मतलब इसको रिक्वायर्ड कितना होगा, रिक्वायर्ड होगा +13.6। ओके, तो दूसरी बात, एनर्जी निकालते कैसे है, इजी वे में हम इसको निकाल सकते हैं। अब एक आपके सामने ऐसा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के बेस पर एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या था, अगर हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, हाइड्रोजन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आउट करना है, बाहर निकालना है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाए कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, या आवश्यक एनर्जी, या इसका पूछ सकते हैं आईपी कितनी होगी। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो कितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, पहला ऑप्शन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दूसरा जो है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तीसरा है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और चौथा ऑप्शन है 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, तो अब ये तो चार ऑप्शन है। अगर ए में ऐसा लिखूं, फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ, और डी ऑप्शन है नन, कोई नहीं। ओके, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आंसर आपके सामने है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पहला आंसर है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दूसरा है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तीसरा है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और चौथा है 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो दो ऑप्शन आपको ऐसे मिल रहे हैं जिसमें 13.6 से कम वैल्यू है, और दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे 13.6 से ज़्यादा है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा आंसर सही होगा, थर्ड और फोर्थ। समझ गए हो तो गलत समझे हो, आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज, एक भी करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इस डस्टर का प्राइस शोरूम के अंदर मान लो 50 रुपीज़ है। ओके, क्या 45 है तो मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे पास 49 रुपीज़ है तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शोरूम में जाओगे तो पूरा मार्का लगा होता है इसके ऊपर, 50 से कम नहीं, है ना। लेकिन आपको 50 से ज़्यादा, आप बोलोगे मैं तो 100 रुपये दूंगा इसका, तो भी आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी उसके पास होती है, ना तो उससे कम चाहिए ना उससे ज़्यादा चाहिए। जितनी एनर्जी है, अगर 13.6 है तो एग्जैक्ट 13.6 ई चाहिए, ना तो 13.6 से कम और ना ही 13.6 से ज़्यादा। जो लाइट का फोटोन आता है जिसकी एनर्जी 13.6 होगी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस फोटोन की एनर्जी 13.6 से कम है तो भी नहीं निकलेगा, और ज़्यादा है तो भी नहीं निकलेगा। ओके, तो ये जनरल बेसिक सा क्वेश्चन है। एंडोथर्मिक हाइड्रोजन ये एनर्जी फाइंड कैसे करते हैं, और इस तरीके से जो है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आईपी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पीरियोडिक टेबल हमारा टॉपिक है, पीरियोडिसिटी, यानी जो पीरियोडिक टेबल में आईपी कैसे इफ़ेक्ट करेगा, पीरियोडिक टेबल में जो है वो आईपी कैसे इफ़ेक्ट करेगा।
तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें उससे पहले एक सिंपल चीज़ को हम एक्सप्लेन अगर करके देखें तो आप अपने आप बता दोगे कि पीरियोडिक टेबल में सर इसका क्या इफेक्ट होगा। मेरे पास एक ये है और एक ये है, ये एलिमेंट इसका नाम है ए और ये है इसका नाम है बी। दो एटम की हम बात करें, एक एटम ए है और दूसरा एटम कौन सा है दोस्तों, बी। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर हम बात करते हैं कि किसका आईपी मैक्सिमम होगा, किसका आईपी ज़्यादा होगा और किसका आईपी कम होगा, दोस्तों समझ ही गए होंगे आंसर। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी, ये डिस्टेंस क्या है, कम है। यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन जो है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। जबकि यहाँ पर देखो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस है। अगर इतना ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये क्या है, ये लूज बॉन्डेड है और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। इसका जो बॉन्ड जो है या अट्रैक्शन जो है वो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है और इसका क्या कह सकते हैं हम, ये लूज है या फिर हम कह सकते हैं वीक है। तो किसको निकालने के लिए अगर मैं बात करता हूँ आई पी ए ज़्यादा होगा किससे, आई पी बी से। आई पी ए इज़ ग्रेटर देन कंपेरिजन टू आई पी बी। आई पी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, आई पी बी से। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं एक रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ, वो रिज़ल्ट ये है कि आई पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। आई पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। यानी साइज बढ़ेगा तो आई पी घटेगा या फिर साइज कम होगा तो आई पी बढ़ेगा। जो एटम जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, यानी उसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। पहली बात। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की बात करते हैं, यानी पीरियोडिक अगर टेबल की बात करें, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से देखा था कि पीरियोडिक टेबल में हम दो तरीके से मोशन करते हैं, एक तो लेफ़्ट टू राइट और दूसरा मोशन हम करते हैं दोस्तों अप टू डाउन। ओके, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। लेफ़्ट टू राइट मोशन कहाँ करते हैं, लेफ़्ट टू राइट करते हैं हम पीरियड में, और अप टू डाउन किस में करते हैं हम, ग्रुप में। अप टू डाउन हम करते हैं किसमें दोस्तों, ग्रुप में। अब पीरियड की बात करें तो हमने ये अच्छी तरीके से समझ के रखा था कि जब भी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगी, डिक्रीज। तो आई पी दोस्तों क्या होगी, इंक्रीज। और अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आई पी घटेगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, पढ़ा था हमने, सेल बढ़ता है और सेल बढ़ने पर साइज बढ़ती है, और साइज जैसे जैसे बढ़ेगी, बड़ा होगा तो उसका आईपी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो पूरा पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि जनरल विदाउट एनी एक्सेप्शन अगर पूछा जाए कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर आईपी हमेशा इंक्रीज होती है, रीज़न तो साइज हमेशा क्या होती है, डिक्रीज। अप टू डाउन जाने पर दोस्तों आईपी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, रीज़न साइज हमेशा क्या होती है, इंक्रीज। अब अगर आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम आईपी किसकी होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम आईपी और मिनिमम आईपी, पूरी टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन को बड़ी मुश्किल से दोस्तों निकाला जा सकता है, और वो एलिमेंट कौन सा है, लगाओ आइडिया। क्योंकि हमने पढ़ा है साइड, जो सबसे छोटा होगा उसकी आईपी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर गलत है। एटम सबसे छोटा हाइड्रोजन होता है, लेकिन आईपी सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी होती है, मैक्सिमम की बात करें
तो हीलियम। मैक्सिमम की बात करें तो क्या होगा, हीलियम। ओके, और मिनिमम की बात करें तो वो दोस्तों क्या होगा, सीजियम। ओके, ये तो सही है क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, सबसे बड़ा होता है सीजियम, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा होगा उसकी आईपी सबसे क्या होगी, कम होगी। लेकिन सबसे छोटा हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि इसकी जो है आईपी जो है थोड़ी सी क्या होती है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ज़्यादा होती है। ओके, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम पीरियोडिक ट्रेंड जो है बात करें लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन की अगर बात करें, कुछ एक्सेप्शन भी दोस्तों इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन कहाँ आते हैं और एक्सेप्शन क्यों आते हैं। एक्सेप्शन क्यों आते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए कि हम बात करें, देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, दोस्तों इसका जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताइए, इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताइए। तो ये एक ही पीरियड्स के एलिमेंट है और पीरियड्स में हम कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आईपी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नियॉन। सबसे ज़्यादा जो आईपी होती है वो किसकी होती है, नियॉन। उसके बाद किसका नंबर आता है, फ्लोरीन। उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन, गलत। उसके बाद आएगा किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद कार्बन का और फिर आएगा बोरॉन का। ये इसका ऑथेंटिक और रियल ऑर्डर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, एक्सेप्शन किस में आया, एक्सेप्शन आया नो, ठीक है ना। नो को आपको करना है ऑन, है ना। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो बोरॉन में लास्ट में आता है P1, कार्बन में P2, नाइट्रोजन में P3, इसमें P4, इसमें P5 और इसमें P6। इसमें क्या आएगा दोस्तों, P6। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व की। किसका स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, है ना। किसका, ऑर्बिटल या फिर सबसेल की अगर हम बात करें तो उसके रेफरेंस में भी देख सकते हैं इसको। अब स्टेबिलिटी कैसे हो गई, ठीक है ना। ये P1 P2 समझ में आया। देखो बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरॉन का 5, 1s2, 2s2 और 2p1। और कार्बन का क्या हो जाएगा, 2p2, फिर 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6 हो जाएगा। ओके, स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसेल जो होते हैं वो कब स्टेबल होते हैं और कब अनस्टेबल होते हैं। जैसे P हमने पढ़ा है S, ठीक है। S को हम दो लिख सकते हैं, S1 और S2। P को मैं दो तरीके से लिखता हूँ, P3, P6। D को मैं दो तरीके से लिखता हूँ, D5, D10। F को मैं लिखता हूँ F7 और F14। अब बताओ ऐसे क्यों लिखा, ये जो इधर वाले हैं वो सारे कैसे, वो फुल फील्ड है, कैसे है सारे, फुल फील्ड। और इधर वाले कैसे, ये सारे हाफ फील्ड है, ठीक है। ये सारे जो है पूरे भरे हुए हो और ये सारे आधे भरे हुए। तो ये जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जो स्टेबल होते हैं उनकी आईपी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब बात करें, देखो P है तो P में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल नहीं होगा। P में मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम होते हैं 6, है ना। 6 का आधा कितना होता है, 3। तो या तो 6 होगा तब स्टेबल होगा या 3 होगा तब स्टेबल होगा। D में मैक्सिमम कितने होते हैं, 10। तो D स्टेबल कब होगा, जब 10 हो गए या फिर आधा 5। F स्टेबल कब होगा, या तो 14 होगा या फिर 7 होगा। तो इस दो कंडीशन में ये हम क्या कह सकते हैं, ये क्या होंगे, स्टेबल होते हैं। इसके अलावा अगर अब हम बात करें, देखो क्या
अगर आपको कोई पूछे कि नियॉन की आईपी सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, P6, सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल। नाइट्रोजन की ज़्यादा क्यों होती है दोस्तों, नाइट्रोजन में क्या आता है, P3, और ऑक्सीजन में क्या आता है, P4। तो P4 अनस्टेबल कंपेरिजन टू P3। P4 जो होता है अनस्टेबल होता है किसके कंपेरिजन में, P3 की कंपेरिजन में क्या होता है, जो है अनस्टेबल होता है। तो आईपी का सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका ऑर्डर होता है, उसके ऑर्डर में ये एक्सेप्शन है। ओके, जनरल अगर हम बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है दोस्तों, साइज डिक्रीज होती है तो आईपी इंक्रीज होती है। तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम। लेकिन ऑक्सीजन कम होता है किससे, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, P3 कॉन्फ़िगरेशन है। ये जैसा ऑर्डर होता है वैसे के वैसे इसके जो नीचे होते हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, उनका भी जो ऑर्डर होगा वो सेम ही होगा। ओके, अगर आपको ऐसा अगर क्वेश्चन कहीं से आ जाए कि सोडियम है आपके पास, क्या है, सोडियम की फर्स्ट एंड सेकेंड आईपी, सोडियम की फर्स्ट एंड सेकेंड आईपी होगी। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको पूरा बेसिक और पूरा कंप्लीटली जो है वो बता रहा हूँ, रूट से जो है आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके 11th 12th ग्रेजुएशन में अगर कुछ कमी रह गई, कुछ त्रुटि रह गई है तो उसको वापस एक बार देखिएगा। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सोडियम की फर्स्ट और सेकेंड आईपी की वैल्यू होगी। अब वैल्यू तो हम एग्जाम में याद नहीं रख सकते, ठीक है ना। मैं आपको जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका 200 एंड 201, सेकेंड ऑप्शन है 300 एंड 305, थर्ड ऑप्शन है 400 एंड 398,